हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके वॉरियर में। और जीके वॉरियर में हम लेके आए मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज़। और इस टेस्ट सीरीज़ का ये पार्ट 1 है। और इन दोनों टेस्ट सीरीज़ में हमने संपूर्ण मौर्य काल को कवर कर रखा है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए एक हेल्पफुल वीडियो होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो बिना किसी टाइम की बर्बादी करते हुए चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज़ पर। तो हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं टेस्ट सीरीज़। और टेस्ट सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था और ये मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा था। तो चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? तो आपको ये बताना है कि मौर्य साम्राज्य में जो मुद्रा चलती थी उसको किस नाम से पुकारा जाता था। जिस प्रकार भारत में जो मुद्रा चलती है उसको रुपये नाम से पुकारा जाता है, तो मौर्य साम्राज्य में जो मुद्रा चलती थी उसको किस नाम से पुकारा जाता था? और उसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पर्ण। तो मौर्य साम्राज्य में मुद्रा को पर्ण नाम से पुकारा जाता था, या पर्ण नाम की मुद्रा प्रचलित थी। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। और तक्षशिला के ही आचार्य थे चाणक्य, जिनकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर बैठने में कामयाब हो पाया था, या फिर मौर्य वंश की स्थापना करने में सफल हो पाया था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? अर्थात हमने आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ये चारों ही राजवंश से आपको ये बताना है कि इनमें से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मौर्य राजवंश ही इन चारों में से प्राचीनतम राजवंश है, क्योंकि मौर्य वंश के बाद सुंग वंश आया था और फिर ये सभी राजवंश आए थे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो अर्थशास्त्र की रचना हुई थी, मौर्य काल में ही अर्थशास्त्र की रचना हुई थी। तो आपको बताना है कि इनमें से अर्थशास्त्र की रचना करने वाले महान व्यक्ति कौन थे। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य ने ही अर्थशास्त्र की रचना की थी, और यह अर्थशास्त्र राजनीति की नीतियों से संबंधित है। तो ये चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? और सही आंसर है ऑप्शन ए, तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे, और उनकी नीतियों के कारण जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो मगध की गद्दी पर बैठने में सक्षम हो पाए थे, या मौर्य वंश की नींव डालने में सक्षम हो पाए थे। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर बैठ गए तो उन्होंने आचार्य चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। तो आइए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता था? आपको बताना है कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था जिससे चाणक्य को जाना जाता था। ऑप्शन ए है श्रीगुप्त, ऑप्शन बी है विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त, या ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। सॉरी, ऑप्शन बी विष्णुगुप्त। चाणक्य को विष्णुगुप्त नाम से जाना जाता था। और चाणक्य का एक और नाम था जो था कौटिल्य। तो चाणक्य को 2 नाम से जाना जाता था, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? एक प्रसिद्ध यूनानी राजदूत थे मेगास्थनीज, जो कि भारत आए थे। तो वह किस राजा के दरबार में आए थे? आपको ये बताना है। तो जो मेगास्थनीज थे, ये थे सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। और सेल्यूकस निकेटर कौन था?
सेल्यूकस निकेटर था सिकंदर का सेनापति। आपने सिकंदर का नाम तो जरूर सुना होगा। तो सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था और सिकंदर के मरने उपरांत उसने शासन किया तो उसके राजदूत बना मेगस्थनीज। तो वह किसके राज दरबार में आए थे? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य। तो जो प्रसिद्ध राजदूत थे मेगास्थनीज, वो आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? तो आपको इसमें सही आंसर बताना है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में जैन साधु भद्रभाव से दीक्षा लेकर श्रवणबेलगोला में आ गए थे। तो उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन श्रवणबेलगोला में गुजारे थे। तो आंसर सही है हमारा ऑप्शन ए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किसका पुत्र था? आपको यह बताना है कि महान सम्राट अशोक किसके पुत्र थे। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। तो जो सम्राट अशोक थे वे बिंदुसार के पुत्र थे, और जो बिंदुसार थे वे चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? आपको यह बताना है कि सारनाथ में स्थित स्तंभ किस सम्राट ने बनवाया था। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। तो सारनाथ में स्थित स्तंभ सम्राट अशोक ने बनवाया था। और हमारे देश का राज्य चिन्ह भी सारनाथ में स्थित सिंह स्तंभ से ही लिया गया है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। और सारनाथ में ही भगवान गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। वैसे तो उन्होंने अपने ज़्यादातर उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं, पर उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था अपना सारनाथ में ही। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? आपको बताना है कि सांची का जो स्तूप है वह किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। ऑप्शन ए जैन, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी हिंदू धर्म और ऑप्शन डी मुस्लिम धर्म। उसका सही आंसर है ऑप्शन बी बौद्ध धर्म। तो जो सांची का स्तूप है वह बौद्ध धर्म का मूर्ति कला का निरूपण करता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा था? आपको पता है कि सम्राट अशोक थे, उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न कार्य किए। तो आपको ये बताना है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किसको श्रीलंका भेजा था। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। क्योंकि जो सम्राट अशोक थे उन्होंने अपनी पुत्री संघमित्रा और अपने पुत्र महेंद्र को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए, प्रचार और प्रसार के लिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो आपको यह बताना है कि अशोक, जो सम्राट अशोक थे, वह किस बौद्ध साधु से इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। तो आपको उस साधु का नाम बताना है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उपगुप्त। उपगुप्त ही वह बौद्ध साधु थे जिनसे प्रभावित होकर सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? आपको यह बताना है कि कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था। इस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने युद्ध नीति को त्याग कर दिया था और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लग गए थे। तो ऑप्शन है ओ ए है 261 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है 269 ईसा पूर्व, और ऑप्शन सी है 232 ईसा पूर्व, और ऑप्शन डी है 240 ईसा पूर्व। तो जो सम्राट अशोक थे उन्होंने कलिंग युद्ध लड़ा था 8वें वर्ष में, अर्थात जब वे राजगद्दी पर बैठे थे तो उसके 8वें वर्ष में उन्होंने कलिंग युद्ध लड़ा था। तो सम्राट अशोक राजगद्दी पर बैठे थे 261 269 ईसा पूर्व में। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 261 ईसा पूर्व। तो सम्राट अशोक ने यह युद्ध लड़ा था 261 ईसा पूर्व में। और ये कहाँ पर लड़ा गया था? ये उड़ीसा राज्य में लड़ा गया था।
उड़ीसा राज्य में एक स्थान है धौली नामक, वहां पर यह युद्ध लड़ा गया था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हैं। जो अशोक थे उन्होंने जो अपने शिलालेख थे वे कई लिपियों में खुदवाए हैं, तो ज्यादातर उन्होंने किस लिपि में खुदवाए हैं। आपको इसका सही आंसर बताना है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्राह्मी लिपि। तो अशोक ने अपने शिलालेख ब्राह्मी लिपि में खुदवाए हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार के शासन के दौरान कहां पर अशांति फैली थी। जब बिंदुसार शासन कर रहे थे, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार जब शासन कर रहे थे, तो वह कौन सा स्थान है जहां पर अशांति फैली थी, जहां पर उन्होंने अपने पुत्र अशोक को उस अशांति को दबाने के लिए या सुलझाने के लिए वहां पर भेजा था, जिसमें अशोक सक्षम हुए थे। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। तो तक्षशिला भेजा था बिंदुसार ने अशोक को इस अशांति को दबाने के लिए, वहां के लोगों को समझाने के लिए। तो अशोक ने वहां पर गए और वहां के लोगों का दिल जीत लिया तथा अशांति को समाप्त कर दिया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको ये बताना है कि कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने किस धर्म को अपनाया था। जो कलिंग युद्ध है, जो कलिंग युद्ध हुआ, यह बहुत ही, इसमें 1 लाख से अधिक लोग मर गए थे तथा 1.5 लाख से अधिक लोगों को बंदी बना लिया था। तो इस युद्ध में जो सम्राट अशोक थे उनका मन इतना द्रवित हो गया कि उन्होंने युद्ध नीति का ही त्याग किया। तो जब उन्होंने युद्ध नीति का त्याग कर दिया था तो उन्होंने धर्म को अपनाया था। तो आपको बताना है कि वह कौन सा धर्म है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म। तो सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था कलिंग विजय के उपरांत। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया। आपको यह बताना है कि किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध हुआ था। हम आपको राज्य बता देते हैं, वह राज्य है उड़ीसा। तो उड़ीसा में वह कौन सा स्थान है जहां पर प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, धौली। तो उड़ीसा राज्य में एक धौली नामक स्थान है जहां पर प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अशोक का उत्तराधिकारी कौन था, अर्थात अशोक के बाद राजगद्दी पर कौन बैठा, आपको यह बताना है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कुणाल। कुणाल ही अशोक के बाद राजगद्दी पर बैठा, अर्थात उसका उत्तराधिकारी था। जो राहुल था वो गौतम बुद्ध का पुत्र था, और जो बिंदुसार थे वो अशोक के पिता थे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगी होगी और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। धन्यवाद।